स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस महिला का नाम अस्मिता कुमारी है। बिहार के सुपौल जिले में वे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थी। सरकारी नौकरी, अच्छा वेतन और सम्मानजनक जीवन। ऊपर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य और सफल दिखाई देती थी। वैसे उसकी पहली नियुक्ति बिजली विभाग में इंजीनियर के रूप में हुई थी, लेकिन ये नौकरी उसे पसंद नहीं आती है। फिर उसने अपने पति से कहा कि वे इससे बेहतर पद हासिल करना चाहती है। इसके बाद उसने पूरी लगन से दोबारा पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उस समय उसकी एक छोटी बेटी भी थी। परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उसने पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया। दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसकी मेहनत जो है वो रंग लाई और वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बन गए। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसी दौरान उसके मन में एक ऐसा विचार जन्म लेता है जिसने आगे चलकर कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। उसने हॉलीवुड और बॉलीवुड की क्राइम फिल्में देखी, अपराध पर आधारित वेब सीरीज और धारावाहिक देखे, यहाँ तक कि ऐसे उपन्यास भी पढ़े जिनमें अपराध की योजनाओं का जिक्र था। उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, ऐसी हत्या करनी है जो पूरी तरह दुर्घटना या लूटपाट जैसी लगे, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई भी किताब, फिल्म, वेब सीरीज या कहानी किसी अपराधी को कानून से हमेशा के लिए बचाने का तरीका नहीं बता सकते। अस्मिता ने पूरी तैयारी की, लेकिन एक छोटी सी चूक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। पुलिस को इस मामले की परतें खोलने में 34 दिन लगे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई यहाँ पे हैरान रह गया। आखिर उसने अपने ही पति की हत्या क्यों करवाई? उसके पीछे की असली वजह क्या थी और पुलिस ने इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कैसे किया? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार में समझते हैं। 11 जून 2026 की रात लगभग 8:30 बजे का समय था। अमृतसर से नरपतगंज जाने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस बिहार के खगड़िया जिले से गुजर रही थी। ट्रेन मानसी स्टेशन पार कर चुकी थी और अगले स्टेशन सहरसा की ओर बढ़ रही थी। तभी बदला घाट स्टेशन से कुछ पहले अचानक किसी ने चेन पुलिंग कर दी। रात के समय अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। रेलवे अधिकारी और आरपीएफ के जवान तुरंत सतर्क हो गए। सबसे पहले यहाँ पे ये पता लगाया गया कि किस कोच से चेन जो है वो खींची गई है। कुछ ही देर में सुरक्षाकर्मी उस बोगी तक पहुंचते हैं। जैसे ही वहां की लाइटें जलाई जाती है, सामने का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी सीट पर गंभीर रूप से घायल पड़ा था। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था और वे दर्द से कराह रहा था। यात्रियों ने बताया कि कुछ देर पहले अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी थी। गोली चलाने के बाद उन्हीं लोगों ने चेन खींची और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना तुरंत वायरलेस के जरिए आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों को भेजी गई। कुछ ही मिनटों में स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। घायल व्यक्ति को तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। उसकी जेब में रखे पर्स और पहचान पत्र से पता चला कि उसका नाम देव कुमार गुंजन है। वे मूल रूप से झारखंड का रहने वाला था और वर्तमान में बिहार के जमुई स्थित मलयपुर पावर ग्रिड में ग्रेड 1 टेक्नीशियन इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। घायल देव कुमार गुंजन को पहले खगड़िया सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत बड़े अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद उसे बेगूसराय ले जाया गया, जहां उसे कुछ समय इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने फिर उसे पटना के मेदांता हॉस्पिटल भेज दिया। वहां डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन किया और शरीर में फंसी गोली निकालने में सफलता भी मिली, लेकिन 12 जून 2026 को इलाज के दौरान देव कुमार गुंजन की मौत हो गई। देव कुमार की मौत के बाद मानसी रेलवे थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया। रेल क्षेत्र में हुई इस सनसनीखेज वारदात को देखते हुए केस की जांच कटिहार जेल मंडल पुलिस को सौंप दी गई। जांच की शुरुआत उसी कोच से हुई जहां देव कुमार गुंजन को गोली मारी गई थी। पुलिस ने एक एक यात्री से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। सभी यात्रियों ने लगभग एक जैसी बात कही। उनके अनुसार देव कुमार अपनी बर्थ पर आराम से सो रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति आया, उसने उन पर गोली चला दी और तुरंत चेन पुलिंग करके ट्रेन रुकवा दी। इसके बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब जांच में आगे पुलिस ने देव कुमार के परिवार के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। पता चला कि उनकी पत्नी अस्मिता कुमारी बिहार के सुपौल जिले में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी। पुलिस ने जब उन्हें घटना की सूचना दी तो वे फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि उनकी 5 साल की एक बेटी भी है। इसके बाद जांच का सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है वो शुरू होता है। पुलिस ने देव कुमार के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए।
सैकड़ों कॉल के बीच एक नंबर ऐसा था जिसने जांच टीम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पिछले एक साल में इस नंबर पर लगभग 186 बार बातचीत हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हत्या वाले दिन भी सुबह, दोपहर और शाम कई बार इसी नंबर से संपर्क हुआ था। एक और बात पुलिस को असामान्य लगी और वो ये थी कि देव कुमार इस व्यक्ति से सामान्य कॉल की बजाय अधिकतर व्हाट्सएप कॉल पर बातें करते थे। जब पुलिस ने उस नंबर की पहचान की तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। देव कुमार ने इस नंबर को अपने मोबाइल में कमीना नाम से सेव कर रखा था। हालांकि उस व्यक्ति का असली नाम अजीत कुमार था। पुलिस पहले तो ये सोचकर उलझ गई कि शायद दोस्तों के बीच मजाक में ऐसा नाम सेव किया गया होगा, लेकिन जांच यही नहीं रुकी। पता चला कि अजीत कुमार भी बिजली विभाग में टेक्नीशियन इंजीनियर था और उसकी पोस्टिंग बिहार के नालंदा जिले में थी। अब जांच टीम ने तुरंत अजीत कुमार की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई। यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पुलिस ने पाया कि अजीत कुमार केवल देव कुमार से ही लगातार संपर्क में नहीं था, बल्कि उसकी बातचीत अस्मिता कुमारी से भी बहुत ज्यादा होती थी, जो कि देव कुमार की पत्नी थी। दोनों के बीच कॉल्स और मैसेज की संख्या सामान्य परिचय से कहीं अधिक थी। अब पुलिस ने यहाँ पे अस्मिता की भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई। कॉल्स के अलावा तीनों की लोकेशन हिस्ट्री भी खंगाली गई। इसमें पता चला कि कई मौके पर अजीत कुमार और अस्मिता की लोकेशन एक ही जगह पर घंटों तक रहती थी और ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था। यहीं से पुलिस के मन में पहला बड़ा शक पैदा होता है। एक तरफ पति दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था, दूसरी तरफ उसकी पत्नी बार बार उसके दोस्त के साथ देखी जा रही थी। आखिर दोनों के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता था जो सामान्य दोस्ती से कहीं आगे नजर आ रहा था? जब पुलिस ने अस्मिता से इस बारे में सवाल किए तो उन्होंने सामान्य जवाब देकर इस बात को टालने की कोशिश की। दूसरी ओर अजीत कुमार भी खुद को सिर्फ परिवार का करीबी दोस्त बताता रहा, लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि इस केस की असली कहानी अभी सामने आना बाकी है। अब जांच का पूरा फोकस इन्हीं दोनों पर आ चुका था। सबसे पहले उस जगह की जांच शुरू हुई जहां ट्रेन की चेन पुलिंग की गई थी। बदलाघाट स्टेशन के आसपास लगे सभी बीटीएस टावरों का डेटा मंगवाया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि घटना के समय वहां कौन कौन से मोबाइल नंबर सक्रिय थे। ये काम बिल्कुल भूसे के ढेर से सुई खोजने जैसा था। उस रेलवे ट्रैक से रोजाना कई ट्रेनें गुजरती थी और आसपास के गांव के हजारों लोगों भी उन्हीं मोबाइल टावरों का इस्तेमाल करते थे। लाखों मोबाइल नंबरों की सूची में से पुलिस ने एक एक नंबर को बारीकी से खंगालना शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद संगिनत नंबरों की सूची छोटी होती गई और आखिरकार लगभग 101 नंबर ऐसे मिले जिनकी गतिविधियां पुलिस को संगिनत लगी। इन्हीं नंबरों में से एक मोबाइल नंबर जहानाबाद जिले के निवासी राजू कुमार उर्फ धीरज का निकला। पुलिस ने जब उसके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वे पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुका है। यही वो पहला ठोस सुराग था जिसने जांच को नई दिशा दे दी। यही एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। जिस अजीत कुमार का नंबर देव कुमार के मोबाइल में कमीना नाम से सेव था, उसका भी संबंध जहानाबाद के उसी इलाके से जुड़ा हुआ था। अब पुलिस को लगने लगा कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई कड़ी तो जरूर है। अब सवाल था कि क्या यह केवल संयोग था या फिर हत्या की पूरी साजिश यहीं से शुरू हुई थी। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने राजू कुमार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद अजीत कुमार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। वहीं दूसरी ओर अस्मिता कुमारी से भी लगातार पूछताछ की जाने लगी। करीब 30 से 32 दिनों तक लगातार पूछताछ, मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन और अन्य सबूतों की जांच के बाद आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले की असली कहानी जोड़नी शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि इस कहानी की शुरुआत साल 2017 से होती है। उस समय अस्मिता कुमारी की पहली पोस्टिंग बिहार के सीतामढ़ी जिले में बिजली विभाग में टेक्नीशियन इंजीनियर के रूप में हुई थी। संयोग से उसी जगह देव कुमार गुंजन की भी नियुक्ति हुई थी और वहीं अजीत कुमार भी कार्यरत थे। तीनों एक ही विभाग में होने के कारण अक्सर साथ साथ काम करते थे और धीरे धीरे उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। इसी दौरान अस्मिता और अजीत कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और समय के साथ उनका रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि अस्मिता के परिवार ने उसकी शादी देव कुमार गुंजन से तय कर दी। अस्मिता ने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों परिवारों की सहमति से साल 2018 में उसकी शादी देव कुमार गुंजन से हो गई। ये शादी अजीत कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया। हालांकि शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन अस्मिता और अजीत के बीच संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वे मिलते रहते थे। समय यहाँ पे बीतता गया। साल 2021 में अस्मिता ने एक बेटी को जन्म दिया। उसी दौरान वे लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करती रही।
आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और साल 2023 में उसका चयन मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। उसकी पोस्टिंग सुपौल में हुई। दूसरी ओर अजीत कुमार की पोस्टिंग नालंदा में और देव कुमार गुंजन की पोस्टिंग जमुई के मलयपुर पावर ग्रिड में हो गए। तीनों अलग अलग शहरों में जरूर चले गए, लेकिन अस्मिता और अजीत का रिश्ता खत्म नहीं हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि जब भी देव कुमार ड्यूटी पर बाहर होते या किसी दूसरे शहर में रहते, तब अस्मिता और अजीत अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। दोनों घंटों साथ समय बिताते थे। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि अजीत कुमार ने अस्मिता के कारण अब तक शादी भी नहीं की थी। दोनों ने साथ रहने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन उनकी इस जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट देव कुमार गुंजन थे। जब भी वो छुट्टी लेकर पत्नी के पास आते, दोनों प्रेमियों की मुलाकातें रुक जाती थी। यहीं से देव कुमार को रास्ते से हटाने का विचार उनके मन में जन्म लेने लगा। उनका उद्देश्य केवल हत्या करना नहीं था, बल्कि ऐसा माहौल बनाना था कि पुलिस को यह मामला लूटपाट या किसी सामान्य आपराधिक घटना जैसा लगे। इसलिए दोनों ने हर कदम सोच समझकर उठाया। जांच में सामने आया कि अजीत कुमार ने अपने ही इलाके के रहने वाले राजू कुमार उर्फ धीरज से संपर्क किया। उससे कहा गया कि एक व्यक्ति की हत्या करनी है। बातचीत के दौरान 4 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। शुरुआत में 1,60,000 रुपए एडवांस के तौर पे दे दिए गए और बाकी रकम हत्या के बाद देने का वादा किया गया। आखिरकार 11 जून 2026 की रात योजना को अंजाम देने का फैसला किया गया। जैसे ही जनसाधारण एक्सप्रेस अपनी निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रही थी, राजू कुमार उस बोगी में पहुंचा जहां देव कुमार अपनी सीट पर आराम कर रहे थे। सही मौका मिलते ही उसने बेहद करीब से उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही बोगी में अफरा तफरी मच गई। इसके तुरंत बाद उसने चेन पुलिंग कर ट्रेन रुकवाई और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। लेकिन पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह हत्या किसी लूटपाट का परिणाम नहीं था, बल्कि पहले से रची गई एक साजिश थी। 15 जुलाई 2026 को पुलिस ने अस्मिता कुमारी, अजीत कुमार और राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पूरी होने के बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जब इस पूरे मामले की सच्चाई लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पढ़ी लिखी सरकारी अधिकारी महिला अपने ही पति की हत्या की साजिश रच सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति या परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद केवल आपको जागरूक करना है, ताकि आप समझ सके कि लालच, धोखा और गलत फैसले आखिरकार इंसान को विनाश की ओर ही ले जाते हैं। आप सब यहाँ पे अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।